ये चैप्टर अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। एसिड, बेस, सॉल्ट। क्या है? एसिड, बेस, सॉल्ट। ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अम्ल, एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कौन सा? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। यानी कि इंग्लिश में बोले तो सोर। क्या होता है? सोर, खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, अक्सर पूछता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है ये हम अभी बताने वाले हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, क्या कर देता है? लाल कर देता है। आपको यही याद रखना है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल का क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? अम्ल का नीले विलयन मतलब अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अम्ल है, इस अम्ल को अलग अलग तरीके से अलग अलग 3 साइंटिस्ट आए और उस तीनों साइंटिस्ट के हम अभी नाम लिखने वाले हैं यहाँ पर। और तीनों साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग तरीके से अपने तरीके से अम्ल को मतलब परिभाषित किए हैं, दिखाए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में लिखते हैं। एसिड है, उसको 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्या किया है? परिभाषित किया है। जैसे आर्हेनियस, सबसे पहले साइंटिस्ट आर्हेनियस। तो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी सिद्धांत, इन्होंने क्या बताया? अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है। मतलब प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का मतलब वही H+ आयन हो गया। ठीक है, इन्होंने लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ने, लुईस ने क्या बताया? अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, यानी कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी, जोड़ी का मतलब H+ आयन, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? H+ आयन स्वीकार करने की क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ठीक है, क्या ये चीज़ समझ गए? इसको लिख लिए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। देखिएगा, जो H+ है, H+ वो क्या हो जाता है? जल में, मतलब जल में क्या हो जाएगा? तो ये HCl, H+ और Cl- में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ने जो बताया था कि लॉन पेयर होता है, मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस आयन्स होते हैं, तो उनका ये थ्योरी था। फिर इन्होंने क्या बताया कि H+ आयन देता है। तो H+ आयन क्या हुआ है? आया है यहाँ पे, H+ आयन आया है ना। मतलब क्या करता है? H+ आयन क्या करता है? जल में घुलकर देता है। तो जब HCl जल में घुलता है तो क्या देता है? H+ आयन देता है। उसके बाद जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये भी क्या देता है? 2H+ आयन। मतलब H+ आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 2 जो हम लगाए हैं बैलेंसिंग के लिए लगाए हैं, तो मतलब ये आयन देता है। ठीक है, तो तीनों का जो मतलब समझाने का तरीका था और तीनों साइंटिस्ट ने जो मतलब बताया है वो क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यदि क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे? ये तीनों के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल।
क्या होता है कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे नींबू का यूज़ करते हैं, संतरा का यूज़ करते हैं, सेब का यूज़ करते हैं। इस सभी में क्या होता है, कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे चींटी जो होती है वो कभी क्या करती है, डंक मार देती है तो कितना दर्द करता है, उसमें भी अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो और भी कई सारे पदार्थ हैं, जैसे दही हो गया। तो दही जो होता है जब खट्टा होता है, हम लोग दही बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा कि मतलब एक तरफ में हम क्या करेंगे, पदार्थ लिखेंगे और दूसरे तरफ में क्या है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप जब मतलब 10th का एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा, मतलब जैसे दही की बात करते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो उसमें उस पर टिक करना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यदि गलत हो गया तो नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसको। प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। ठीक है, देखिएगा इसको, मतलब एक तरफ में हम प्राकृतिक पदार्थ लिखे हैं और एक तरफ में अम्ल लिखे हैं। जो बच गया है इस टेबल में नहीं आया, हम क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब है प्राकृतिक पदार्थ में सबसे पहले है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद है संतरा या फिर नींबू है, हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है इमली और अंगूर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद टमाटर है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और चाय है, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से पीते ही हम लोगों को क्या होने लगता है, जो नींद रहता है वो भाग जाता है। ठीक है, जैसे सो रहा है कोई आदमी, वो बोलता है चाय पिलाओ हमको, फ्रेश हो जाएंगे, है कि नहीं। दही है या फिर खट्टा दूध है, तो उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर पूछता है कि दूध में या फिर दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में या फिर बिच्छू बूटी के डंक में। ठीक है, सभी में क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। कोई भी डंक मारने वाला है तो उसमें सभी में क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद है दुर्गंध युक्त मक्खन। मक्खन यदि महकने लगा है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ब्यूटाडिक अम्ल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाडिक अम्ल। यदि विटामिन सी का स्रोत है तो विटामिन सी के स्रोत वाले पदार्थ में कौन सा अम्ल होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। कौन सा होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। उसके बाद अम्ल पित्त, मतलब हम लोग हमारे पेट में जो अम्ल पित्त है, ठीक है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हम लोगों को भोजन को डाइजेस्ट करने में काम आता है। और उसके बाद यही अम्ल यदि ज़्यादा हो गया तो उसको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, और या फिर उसके पेट में गैस की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से हम इस आदमी को, जिस आदमी के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड वाला घोल पिलाते हैं या फिर टैबलेट देते हैं। मतलब एंटा एसिड का मतलब क्या हो गया, जैसे लिमोनेडो हो गया, नींबू का घोल पिलाते हैं उसको, जिससे उसका जो एसिड है पेट का वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। सेब है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब मैला होता है, इसीलिए इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। सेब मैला होता है इसीलिए क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड पाया जाएगा। इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाता है। सिरका है तो सिरका में कौन सा था, एसिटिक अम्ल है। संतरा या फिर नींबू है तो इसमें क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली या फिर अंगूर है तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या इमली या फिर अंगूर खाइएगा तो टर्टर करिएगा, क्या करिएगा, टर्टर करिएगा। इमली और या फिर अंगूर खाइएगा तो क्या करिएगा, टर्टर करिएगा। क्या करिएगा, टर्टर करिएगा, तो टार्ट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, टमाटर है तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो आपका दोनों गाल भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यदि सुबह सुबह टमाटर खाइएगा तो आपका गाल भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, है ना, ऐश्वर्या राय की तरह हो जाएगा।
ठीक है। चाय है तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? टैनिक अम्ल। मतलब चाय जो है जब नींद आता रहता है तो एक टॉनिक की तरह काम करता है, क्या करता है? टॉनिक की तरह काम करता है। मतलब जब नींद आ रहा है जहाँ पीते हैं कि क्या हो जाता है? नींद खुल जाता है कि नहीं? हाँ अब काम करेंगे, है ना, ठीक हो जाता। क्या है? आप जो बोले टमाटर खाने से गाल लाल हो जाता है, अभी टमाटर कैसे खरीदे सर, इतना महंगा चल रहा है। हाँ महंगा है, 200 रुपये किलो हो गया है, 250 रुपये किलो हो गया। हाँ लेकिन खाओ, ठीक है। दही है, देखो गाल टमाटर जैसा करना है तो टमाटर खाओ, है ना, नहीं तो इसको याद करो ठीक, इसको याद करो। दही खट्टा है तो दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल है और दूध में कौन सा लैक्टिक अम्ल, ये जो है इसको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही याद हो जाता है। चींटी है या फिर बिच्छू, और या फिर बिच्छू बूटी, मतलब कोई भी डंक है तो उसमें क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। जहाँ डंक मारता है कि वहाँ पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा सूज जाता है और पानी जैसा निकलता है, कौन सा होता है ये? मेथेनोइक अम्ल होता है। उसके बाद है दुर्गंध युक्त मक्खन। मक्खन तो बहुत खाते हैं लेकिन दुर्गंध भी देता रहता है कि नहीं? ठीक है, तो क्या है ये? ब्यूटारिक अम्ल। क्या है ये? ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी है तो विटामिन सी में क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अम्ल पित्त है तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। सेब है तो सेब में क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल। सेब कैसा होता है? मैला होता है, तो मेले में क्या हो जाएगा? मैलिक अम्ल ही रहेगा। ठीक, तो सेब में क्या रहेगा? मैलिक अम्ल रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और याद करिए इसको अच्छे से। ठीक है, जैसा कोई भी ट्रिक हो मन में आए उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जो अम्ल हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कुछ अम्ल जो है हमारे लिए हानिकारक भी है और कुछ अम्ल जो है हमारे लिए फायदेमंद भी है। जैसे हम अभी बताए हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसी की वजह से हमारा भोजन क्या होता है? पचता है, मतलब डाइजेस्ट होता है। ठीक है, यदि ये ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाता है, गैस बनने की समस्याएं हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय? नींबू का रस हो गया, पानी में घोल के थोड़ा सा नमक डाल के, लिमोनेडो जिसको बोलते हैं, पीते हैं। ठीक है, बाज़ार में दवा भी बिकता है, वो भी पीते हैं। अब बात करते हैं मतलब उपयोग का। तो उपयोग जो है दो पार्ट में है। एक जो है मतलब एसिड का जो अम्ल का जो उपयोग है हमारे लिए जो फायदेमंद है उसकी भी बात करेंगे और हमारे लिए जो नुकसानदेह है उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अम्लों के उपयोग, सबसे पहला उपयोग है खाने के काम में। हम लोग जो अम्ल का उपयोग करते हैं खाने के काम में करते हैं, जैसे खट्टा दूध है तो खट्टा दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, ये लिखवाए हुए हैं। सिरका एवं अचार में क्या है? सिरका एवं अचार में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। उसके बाद सोडा वाटर एवं अन्य पेय क्या हो जाएगा? कार्बोनिक अम्ल। याद रखिएगा। अंगूर में कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। बताए थे टार्टर करने वाला, बताए हैं। सेब में क्या है? मैलिक अम्ल। कौन सा है? मैलिक अम्ल। अंगूर खाइएगा तो टार्टर करिएगा, बताया हुआ है। नींबू एवं नारंगी क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। याद रखना है, इसको लिख लीजिए। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं अगले उपयोग पे। ये सब जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जो आप एग्जाम दीजिएगा, रेलवे का, बैंकिंग का, IAS, UPSC, BPSC, किसी का एग्जाम दीजिए, हर में इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अम्ल के उपयोग में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अम्ल के उपयोग, और उसमें खाना पचाने में HCl अम्ल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने में। ठीक है, या मतलब चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? तो H2SO4 और HNO3 का प्रयोग किया जाता है ना। ये भी क्या है? अम्ल है।
कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यदि कपड़े रखे रखे क्या हो जाता है, कई बार जंग लग जाता है, स्पॉट आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और इसी का प्रयोग फोटोग्राफी में भी क्या किया जाता है, होता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का जो प्रयोग है वो दवा बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, दवा बनाने में। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब एक बार इसको लिख लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर से बता देंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कहीं पे दिक्कत है क्या कोई? ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है, म्यूरिएटिक अम्ल भी है। क्या है, म्यूरिएटिक अम्ल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, खनिज अम्ल भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है और लिख लीजिए इसको। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इतना जो हम लोग पढ़े ये क्या था, अम्ल का उपयोग था। ठीक है, जो हमारे लिए क्या था, बेनिफिशियल था, मतलब उपयोगी था। अब एक टर्म और है, लिखिएगा, अम्लराज। अभी अम्ल का पाठ चल रहा है इसीलिए अम्लराज। क्लोरिक अम्ल में कांच क्या होता है, घुलनशील होता है। और इसी के साथ में क्या हो जाता है, अम्ल का प्रयोग खत्म हो जाता है। उसके बाद अम्लराज यानी कि एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं, यह 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। यह जो होता है सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये जो अम्लराज है ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है और इसीलिए शायद इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज भी बोलते हैं। उसके बाद है एंटाएसिड। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्त्राव होने से अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। एंटाएसिड कैसा होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। क्या होता है, ये एंटाएसिड जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात समझिएगा, हमारे अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl निकलता है, वो हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, कैपेबल होता है। यदि वो मतलब अम्ल नहीं निकले अमाशय से तो क्या हो जाएगा, हमारे पेट में जो खाना है वो नहीं पचेगा। इसका मतलब है कि खाना यदि नहीं पचेगा तो हम लोगों को पेट में क्या हो जाएगा, गैस बनने लग जाएगा, अनपच हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एंटाएसिड मतलब घोल लेते हैं। ठीक है, कई ये तो यहाँ पे केमिकल्स का नाम दिया हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंपली तो मार्केट से भी दवा ले लेते हैं, और या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, तो नींबू, उसके बाद नमक और पानी एक गिलास में घोल करके 2 बार 3 बार पीते हैं, उससे भी क्या हो जाता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो ये था इसमें किसके बारे में, सारा का सारा एसिड के बारे में हम बताए हैं। अब घटते क्रम में यहाँ दिया गया है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HNO3, उसके बाद H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और CH3COOH। तो सबसे ज़्यादा इसकी है, उससे कम इसका, उससे कम इसका और उससे कम इसका। मतलब ज़्यादा जो क्षमता है वो किसका है, HCl को है। उसके बाद सबसे कम जो है इसका है CH3COOH को। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। अब यहाँ के बाद स्टार्ट हो जाता है बेस, मतलब क्षार स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भस्म यानी कि क्षार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भस्म के बारे में, और लिखिएगा भस्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो बेस बोलते हैं। इसको भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से, जैसे हम एसिड में देखे थे, अम्ल में, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है,
वैसे ही इसमें भी मतलब अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से क्या किया है, अपना अपना डेफिनेशन दिया है, लेकिन लगभग में उसका निचोड़ देखिएगा तो क्या है, सबका सेम है। ठीक है, तो हम लोग बेस के बारे में पढ़ते हैं कि बेस क्या होता है, यानी कि क्षार बोले तो भस्म क्या होता है। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है उसे भस्म या क्षार कहते हैं। भस्म में और क्षार में थोड़ा सा अंतर है, भस्म और क्षार में थोड़ा सा अंतर है। देखिएगा, जो भस्म जल में घुलनशील होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जो भस्म क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, भस्म को भी डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। यहाँ पर हम 2 साइंटिस्ट के बारे में चर्चा किए हुए हैं। एक है ब्राउनस्टेड लॉरी के सिद्धांत और दूसरा है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, तो ब्राउनस्टेड लॉरी सिद्धांत क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। और लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है उसे भस्म कहते हैं। ठीक है, और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन क्या करता है, देता है। जो OH- आयन देगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। यानी कि भस्म जो जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। NH4OH, KOH और NH4OH, सॉरी NaOH, KOH, NH4OH। अभी जो साइंटिस्ट सब बताए थे KOH, तो क्या हो जाएगा, K+OH-। ये जो OH- देता है वही क्या हो जाता है, भस्म होता है। क्या होता है, वही भस्म होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। भस्म के प्रकार, तो भस्म जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो जल में विलेय होता है और दूसरा जल में अविलेय होता है। जब जल में विलेय होता है मतलब पूरी तरीके से मिल जाता है, वैसे भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैसे भस्म को क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है कुछ दिया हुआ है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद है जो जल में अविलेय होता है वो क्या करता है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये लवण बनाते हैं। क्या करता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम नीचे लिख दिए हैं, इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा, बहुत काम देगा। वैसे यहाँ पर जो है कोई स्पेशल लाइन नहीं लिखा हुआ है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। वैसे कोई भी, यदि कोई भी भस्म है या फिर कोई भी अम्ल है तो वो आपस में यदि रिएक्शन करते हैं, मतलब क्या, मतलब यदि अम्ल है, अम्ल और प्लस में भस्म है, तो यदि ये आपस में रिएक्शन करेंगे मतलब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, लवण प्लस जल ही बनाता है। क्या करता है, लवण प्लस जल ही बनाता है। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल लाइन नहीं लिखा हुआ है, दोनों मतलब लिख लीजिए और उसके बाद फिर इसको डिटेल में अभी पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल भी और इसका डेफिनेशन भी अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में आपको क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम लोग अभी देखे हैं कि भस्म 2 प्रकार का था, एक जल में विलेय भस्म और एक क्या था, जल में अविलेय भस्म। उसी को अब डिटेल में देखिए और लिखिएगा, जल में विलेय भस्म, जल में विलेय भस्म। हम अभी बताए थे कि जल में जो विलेय भस्म होता है, जल में जो विलेय भस्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्षार बोलते हैं। जल में विलेय भस्म, तो जल में विलेय भस्म अभी बताए थे हम, फिर एक डिटेल में। वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये याद रखिएगा, लाल लिटमस को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। और स्वाद में कैसा होता है, ये कड़वा होता है। कैसा होता है स्वाद में, ये कड़वा होता है। उदाहरण के लिए हम उदाहरण वैसे दिए हुए थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद जल में अविलेय भस्म,
ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षार के अन्य गुण को क्या करता है ये, मतलब जल में जो अविलेय भस्म होता है ये क्या करता है, क्षार के अन्य गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका उदाहरण पहले भी दिए थे और अभी भी उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण भी याद रखिएगा। बोल सकता है कोई आदमी कि जल में अविलेय भस्म और जल में मतलब अविलेय भस्म, विलेय और अविलेय भस्म कौन कौन से होते हैं, तो उदाहरण से आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए भस्म के जो प्रकार है, मतलब जैसे एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरीके से भस्म भी होता है, स्ट्रॉन्ग भस्म और उसके बाद मतलब ये वीक भस्म, ये सब होता है। ठीक है, लेकिन वैसे हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, जैसे है वैसे ठीक है। लेकिन कोई भी कंपटीशन है या कुछ भी है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी ये चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगा, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप 10th का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्टिव जो पूछता है इसमें, और यदि रेलवे का और उसके बाद डिफरेंट जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मतलब जैसे बैंक का हो गया, और या फिर यूपीएससी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें से भी क्वेश्चन इसमें आता है। ऐसा एक चैप्टर है जिसमें हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, 10th में भी आता है, मतलब 12th में भी है तो 12th में भी आएगा। ठीक है, 11th 12th में जो IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये लिखिएगा, मतलब जो एसिड बेस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भस्मों के उपयोग, तो भस्मों के उपयोग में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे इसको? CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं इसको? सही है। ठीक है, इसका जो उपयोग है घरों में चूना पोतने में होता है, जो मतलब व्हाइट कलर का कलरिंग करते हैं हम लोग, चूना पोतते हैं, है ना, उसमें होता है। गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, चमड़ा के ऊपर जैसे ढोलक वोलक जो बनाते हैं तो चमड़ा से बनता है, तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर का बाल साफ किया जाता है, किसी मतलब जानवर का चमड़ा है तो। जल को मृदु बनाने में, और उसके बाद अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। क्या होता है? अम्ल के द्वारा यदि जलन हो गया है, जल गया है कोई आदमी, ठीक है, अम्ल से, तो उस पर मरहम पट्टी में किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो भस्म का उपयोग करते हैं। कौन से भस्म का उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, जैसे कहीं पर भी एसिड से क्या हो गया, जल गया गलती से, तो हम लोग क्या करते हैं, तो यही इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि एसिड से क्या होता है, जलता है, ये क्या करता है, उसको ठंडक पहुंचाने का काम करता है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट ये काम करता है। उसके बाद है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कास्टिक सोडा और या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका इसका फॉर्मूला होता है। ये जो है साबुन बनाने में, और उसके बाद पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, और उसके बाद कपड़ा एवं कागज़ बनाने में। और यहाँ नहीं आ पाया तो हम यहाँ लिख दिए थे, मतलब कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है यहाँ पे लिख दिए थे, क्योंकि यहाँ नहीं आया था इसीलिए। कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में। ठीक है, कारखानों को भी साफ़ करने में क्या होता है, इसी चीज़ का यूज होता है। ये देखिए एक जगह कलेक्ट करके हम सारा चीज़ लिख दिए हैं, तो बैठिए आप पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करिए, कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, क्योंकि लिख लीजिए और क्या करिए, आराम से पूरा पेन डाउन करके और फिर उसको याद करिए। जब आप जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको याद होगा। आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तो आप लिखिए, लिख करके भी याद किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक और यूज है इसका, उसका भी यूज देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MgOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। इसका जो उपयोग है पेट की अम्लीयता को दूर करने में करते हैं हम लोग, ये पहले भी पढ़ चुके हैं।
ठीक। और उसमें था कि यदि एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटा एसिड बनाते हैं, तो उसमें इसका भी यूज़ किया जाता है, किसका, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। यदि एसिड ज़्यादा हो गया है आदमी के पेट में, दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। हानिकारक अम्ल एवं भस्म, हम लोग जो उपयोग पढ़े हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद था वो भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ कुछ पॉइंट हम इंक्लूड किए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। भस्म जैसे चूना, जल तथा BaOH2 विषैले, OH का होल ट्वाइस है, यहाँ पे क्या है, OH का होल ट्वाइस है, BaOH का होल ट्वाइस, विषैले तथा हानिकारक होते हैं। ये क्या होता है, विषैला तथा हानिकारक होता है। भस्म NaOH KOH क्या होता है, ये तीव्र नाशक होते हैं। कैसा होता है, ये तीव्र नाशक होता है। याद रखना है, टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं सुबह सुबह, टूथपेस्ट भस्म होता है जो मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करके दांतों की रक्षा करता है। क्या करता है, ये उदासीन करके दांतों की क्या करता है, ये रक्षा करता है। शुक्र का वातावरण, मतलब शुक्र ग्रह जो होता है, जिसको हम लोग वेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। और सुबह या क्या बोलते हैं, शाम का तारा, है ना, ठीक है। सुबह और शाम में यही जो होता है सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म होता है ये का वातावरण। हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है वहाँ पर, उस ग्रह पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल घिरा होता है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्या है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। दूसरी बात कि वो जो है सबसे गर्म ग्रह है, क्या है, ये सबसे गर्म है, इसीलिए भी वहाँ जीवन संभव नहीं है। हाँ, ठीक है। और ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का बादल हर समय वहाँ पर छाया रहता है, इसीलिए भी क्या है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अम्ल एवं भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन सूचक। परिवर्तन सूचक का मतलब क्या है, सूचक का मतलब है यहाँ इंडिकेटर्स। क्या है, इंडिकेटर्स है। मतलब कभी कभी हम लोग अम्ल एवं भस्म को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसका मदद लेते हैं। क्या करते हैं, सूचक का मदद लेते हैं, मतलब इंडिकेटर्स। ये जो होता है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पूरा नहीं आया है, ये हो जाए, ऊपर लिख देंगे अभी। गोभी है, हल्दी है, उसके बाद फिनोल्फ्थालीन्स होते हैं, लिटमस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एसिड बेस को, मतलब अम्ल और भस्म को पहचानने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, मतलब अम्ल का और भस्म का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह एक प्राकृतिक सूचक है। क्या होता है, यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का सूचक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीजेंड पौधे से निकाला जाता है। क्या किया जाता है, थैलाफाइटा समूह के, जो थैलाफाइटा ग्रुप के जो लीजेंड पौधे होते हैं, उसे क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। प्रायः इस सूचक की तरह, इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एक इंडिकेटर्स की तरह यूज किया जाता है, सूचक की तरह इंडिकेट किया जाता है। लिटमस विलियन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है। जिस समय इसको निकाला जाता है उस समय न तो ये क्या होता है, अम्लीय और न ही क्षारीय होता है, मतलब न तो ये एसिडिक होता है और न ही क्या होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे हल्दी, गोभी, यहाँ पर पूरा नहीं आया है, हम आपको यहाँ पर अभी लिख देते हैं। जो यहाँ तक छोड़ दिए थे उसके आगे है हैंड्रेंजिया, पेट्रोलियम, हाइड्रेंजिया, पेट्रोनिया और जेरेनियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करता है। इन्हें अम्ल क्षार सूचक और या कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है, कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद फिनाइल्फ्थोलिन
इसका भी प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो सूचक होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और एक होता है सिंथेटिक मतलब संश्लेषित होता है। तो संश्लेषित वाला हम नीचे लिख दिए हैं, और ये जो ऊपर आपको बताया है अभी, ये वाला कौन सा था, तो प्राकृतिक था, है ना, जिसमें पत्ता गोभी, उसके बाद टर्मेरिक, ये सब जो आ गया, हल्दी आ गया, ये सब आ गया। ठीक है, अब एक टेबल लिखिएगा जिसमें मतलब उपस्थिति के कारण मिथाइल ऑरेंज यदि मान लीजिए कि एसिड में डाला जाता है तो कैसा सूचक दिखेगा, मतलब किस रंग का हो जाएगा, और या फिर फिनाइलफ्थोलीन में डाला जाता है तो कैसा सूचक हो जाएगा। उसके बाद चुकंदर में यदि डाला जाता है तो कैसा सूचक हो, मतलब कि कैसा रंग हो जाएगा उसका। तो हम लोग एक टेबल में देख लेते हैं उसका रंग कैसे परिवर्तन होता है। कुछ सूचक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लिटमस है, हल्दी, उसके बाद मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलिन और चुकंदर दिया हुआ है। और इसका जो रंग परिवर्तन होता है, जैसे मानिए कि लिटमस को हम क्या करते हैं, अम्ल से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लाल कलर देगा। फिर यदि लिटमस को हम लोग क्या करते हैं, क्षार में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसी तरीके से पहले लिटमस है तो क्या हो गया है, अम्ल में, अम्लीय विलयन में तो लाल हो गया है, और क्षारीय विलयन में नीला हो गया है, याद रखना है। हल्दी है तो इसका कलर जो चेंज होता है, अम्ल में कैसे हो जाता है, पीला, और ये क्या हो जाता है, ये लाल भूरा हो जाता है क्षारीय में। फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज अम्ल में कैसा हो जाएगा, लाल, और फिर क्षार में क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यदि फिनोल्फ्थैलिन है तो फिनोल्फ्थैलिन अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है, रंगहीन, और क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। उसके बाद यदि चुकंदर है तो चुकंदर क्या हो जाता है, अम्लीय विलयन में लाल बैगनी हो जाएगा, और क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। इसका कोई ट्रिक बना लीजिए कैसे भी, लेकिन ये याद होना चाहिए। 10वीं क्लास में ये ऑब्जेक्टिव में, और यानी तो डिफरेंट जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, लगभग में हर चैप्टर से एसिड बेस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता ही आता है। रेलवे का एग्जाम लीजिए, बैंकिंग का एग्जाम लीजिए, या फिर किसी चीज़ का, बीपीएससी यूपीएससी किसी चीज़ का एग्जाम लीजिए, हर में पूछता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस पर बेस्ड रिएक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे, लवण के बारे में, और उस पर फिर रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर उसके बाद चैप्टर के लास्ट में पीएच हम लोग पढ़ते हैं, पीएच वैल्यू। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ये जो हम लोग जो मतलब पढ़े थे कि इंडिकेटर्स के बारे में, सूचक के बारे में, मतलब उसमें क्या हो जा रहा था, रंग परिवर्तन हो जा रहा था। अब कोई आदमी यदि समझिए कि अंधा है, वो देख नहीं सकता है, तो रंग परिवर्तन कहाँ से देखेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक ऐसा सूचक बताया है कि जिसके कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। मतलब यदि वो अंधा आदमी है तो वो क्या गंध से पहचान सकता है कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, इसीलिए। तो ऐसे सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक करते हैं। और इस गंध परिवर्तन के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, मतलब वैनिला, प्याज, और या फिर लौंग के तेल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, इस सभी में क्या होता है, गंध परिवर्तन हो जाता है। तो अंधा आदमी क्या कर सकता है, जो आँख से अंधा है, वो आदमी क्या कर सकता है, परिवर्तन समझ सकता है, कौन एसिड है कौन बेस है। अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे कि अम्ल और क्षार जो है उसका किसी रसायन से यदि अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाएगा, या फिर किसी तत्व से अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाएगा। जैसे मतलब हो सकता है कि अम्ल और क्षार यदि धातु से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, और या फिर कोई भी यौगिक है तो उससे अभिक्रिया करता है तो क्या प्रतिक्रिया होगी उसका। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है इम्पोर्टेंट, धातु का जिस समय आप अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक का यदि धातु के साथ अभिक्रिया देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कौन सा धातु कितना अभिक्रियाशील है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हम अभी एक टेबल बनाने वाले हैं, जिस टेबल में क्या होगा, तो सारे के सारे धातु जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसका ऊपर की तरफ,
सबसे ऊपर जो होगा वो कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु, और सबसे नीचे में जो होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। तो उसको याद रखना है टेबल, और उसी के आधार पर क्या हो जाएगा, मतलब कभी कभी पूछ भी देता है उस टेबल से, ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव भी कई बार पूछता है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु, आपको 4-5 तत्वों का नाम दे देगा और बोलेगा कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। ठीक है, ठीक, चलिए लिखिएगा इसको। यहाँ मैंने धातु और उसके संकेत लिखे हैं। पोटेशियम का संकेत K होता है और कैल्शियम का Ca, सोडियम का Na है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al है, जिंक का Zn, लोहा का Fe, टीन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H है, तांबा का Cu, पारा का Hg, चांदी का Ag और सोना का Au। तो इसको याद करने का मतलब देखिए, जो ऊपर में लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये इधर से जो देख रहे हैं हाइड्रोजन तक, कहाँ तक है, ठीक है, इसको ऐसे याद करिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, Au, Ag, Hg, Cu। ठीक है, या फिर कोई ट्रिक है आपके पास तो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्या कार ना मांगे, क्या हो जाएगा, कन्या कार ना मांगे, क्या हो जाएगा इसका, कन्या कार ना मांगे, कन्या का K हो जाएगा और कार का Ca और Na, और ये क्या हो गया, Mg। तो याद हो गया ना, क्या है, कन्या कार ना मांगे, क्या हो जाएगा, कन्या कार ना मांगे। मतलब देखिए याद हो गया कि नहीं याद हो गया, क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या है यहाँ पे, क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो क्या हो गया, इसका ट्रिक क्या है, कन्या कार ना मांगे, क्या हो जाएगा, कन्या कार ना मांगे, कन्या का K, कार का Ca और ना का Na और मांगे का Mg। ठीक है, वैसे मांगे तो दे दीजिएगा आप सब। ठीक है, पहले 10th पास कर लीजिए। ठीक, उसके बाद ऐसे 4-4 करके याद करिएगा, फिर इसको 4 याद करिए। ये क्या है यहाँ पे, Al, Zn, Fe, Sn। तो क्या हो जाएगा, ऑल, क्या हो जाएगा, ऑल जंग, क्या हो जाएगा ये, ऑल जंग फ्री सन, क्या हो जाएगा, ऑल जंग फ्री सन। तो कन्या कार ना मांगे याद हो गया, फिर उसके बाद ऑल जंग फ्री सन याद हो गया ना, ये फ्री सन ये याद हो गया 4। ठीक है, 4 याद हो गया, 4 इधर याद हो गया। अब क्या करना है, देख लीजिए, Pb के बगल में मतलब H के बगल में ऊपर जाइएगा तो एक एलिमेंट मिलेगा Pb, मतलब लेड मिलेगा, और फिर एक नीचे जाइएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा Cu। मतलब H से आप यदि एक ऊपर जाते हैं तो Pb मिलेगा, और फिर नीचे जाइएगा तो कॉपर मिलेगा Cu। क्या मिलेगा, Cu मिलेगा कॉपर। ठीक है, क्या ये मिलेगा। अब 3 तो ऐसे ही याद हो गया, Ag, Og हम ना कहेंगे, क्या कहेंगे, Ag, Og हम ना कहेंगे, क्या हो जाएगा इसका, Ag, Og हम ना कहेंगे, हम ना कहेंगे, क्या हो जाएगा। नीचे से इसको याद करिए, जो नीचे में लिखा हुआ है सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो क्या हो जाएगा, Ag, Og हम ना कहेंगे, क्या कहेंगे, हम ना कहेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। ठीक है, तो इसका ये ट्रिक था। आप और भी कोई ट्रिक है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। मतलब माइंड में फिट होना चाहिए, जब आपको क्वेश्चन आए तो ये छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, क्या हो गया, पोटेशियम का K है, यहाँ पर सिंबल संकेत दिया हुआ है, और इस 4 का हम क्या बताए हैं अभी, कन्या कार ना मांगे, क्या हो जाएगा, कन्या, ठीक, स्कूटर मांग लेना, तो K, Ca, Na, Mg। ठीक है, क्या
उसके बाद AlZnFe। ठीक, तो इसका भी ट्रिक बता दिए हैं। क्या ट्रिक है? ऑल जंग फ्री सन। क्या हो गया? अपना मतलब कि बेटा गया था कहीं पे जंग लड़ने के लिए तो सारा फ्री हो गया था। क्या बोलता है? ऑल जंग फ्री सन। ठीक है, फिर हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन के आगे भी एक क्या है? पीवी नहीं होता है। यदि क्वेश्चन गलत होने लगे तो उस समय आप ये सारा लिख लीजिए एक बार। कितना लगेगा? मतलब 5 सेकंड लगेगा लिखने में। ठीक, ये नाम मत लिखिए, सिंबल सिर्फ लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। ठीक है, आप यही नहीं 12th में और या फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मतलब अभिक्रियाशीलता से ये टेबल है। सबसे अभी बता दिए हैं ना क्या है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु ये है, उससे कम अभिक्रियाशील ये है, उससे कम मतलब नीचे की तरफ जो बढ़ते जाइएगा तो क्या हो जाएगा? अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। क्या होता जाता है? अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। क्या होता जाएगा? अभिक्रियाशीलता कम होता जाएगा। याद हो गया क्या? ट्रिक याद हो गया? ट्रिक याद हो गया ना? ठीक है, अब इसको क्या करना है तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा और नोट डाउन करके और फिर याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसको लिख लीजिए।